हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल क्लास 12 बाय अनअकैडमी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे एंड अपने अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो मैं आपके इसी तैयारी को थोड़ा और इनहांस करने के लिए लेकर के आ गया हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके जरिए हम एक बेहतरीन तरीके से आंसर लिखने के तरीके को समझेंगे एंड ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की। तो फटाफट से एक बार इस सेशन को है ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखो भाई, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर हमारे पास में कैसा होता है कि हमारे पास में न्यूमेरिकल्स भी आने वाले, हमारे पास में डेरिवेशन भी आने वाले, हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स भी आने वाले एंड अब जो पेपर का पैटर्न है उसमें हमें पता है कि भैया केस स्टडी भी इन्वॉल्व है एंड असर्शन रीजन भी है, हमारे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो कुल मिला कर कहना एक बेहतरीन तरीके का फॉर्मेट हमारे पास में है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई कहां से शुरू करें, राइट। तो सबसे फर्स्ट थिंग जहां से कि हम हमारे पेपर को शुरू करेंगे उस पे बात करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ही पॉइंट आपको देने जा रहा हूं कि भाई सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड सेक्शंस, कौन से सेक्शन से आंसर स्टार्ट करना और कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने है ना इसके ऊपर अपनी अपनी सोच है। कैसी सोच है भाई? कुछ लोगों का कहना होता है सर हम जो है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले करते हैं और आखिरी में जाकर के हम अपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये होता है कि है ना मेरे को टाइम मिल जाता है। बेटा मैं अगर पर्सनली मानता हूं तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। किस वे में? अगर मान लो लास्ट टाइम पे आपके पास में टाइम नहीं बचा तो आपको पता है कितने मार्क्स है वो? सिर्फ एक वर्ड लिखने का एक पूरा नंबर है या एक पूरी लाइन लिखने का पूरा एक नंबर है, राइट। अगर आप उसको गड़बड़ तरीके से मतलब आखिरी के टाइम पे जल्दी जल्दी में अगर आप कवर करते हो तो सीधे गलत होना है। वहां पे ऑप्शन नहीं है कि 0.5 मिल जाएगा, राइट। तो मतलब जो स्कोरिंग वाला पोर्शन है वो आखिरी में छोड़ रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ चीज है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना पेज में शुरू में ही ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देते हैं, इसके बाद लिखना शुरू करते हैं। अब वो ब्लैंक स्पेस में वापस आके भरेंगे शुरू में, और अगर छूट गई तो भैया गए। तो इससे बेहतरीन तरीका है कि भैया ये वाला अप्रोच नहीं अपनाना है। आपको अपनाना है जो अप्रोच वो ये है कि सबसे पहले अपने ये जो आपके है ना एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो अवेलेबल है, मतलब 17 नंबर तक के क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल है, जिनके फॉर्मेट्स कैसे हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकता है, वन वर्ड्स हो सकता है ना, असर्शन रीजन इसके अंदर में इंक्लूडेड होंगे। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले फुर्सत में निपटाएं, क्योंकि ये एक वर्ड आपको पूरे एक नंबर दिला रही है, राइट। तो सबसे पहले इनको निपटाओ बहुत ही शांति मन में, और इससे एक बेनिफिट होता है। क्या होता है ना, पूरे टॉपिक्स रिकॉल हो जाते हैं। जब तक आप है ना 15-14 क्वेश्चन नंबर तक जाते हो इसमें, तो पूरे टॉपिक रिकॉल हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप सिलेक्शन करते हो सेक्शन के, तो ऐसा नहीं करना कि सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन यहां लिखे और सेक्शन ए के जो है ना वो 4 क्वेश्चन अगले पेजेस में जाकर के लिखे। अगले पेजेस इन द सेंस कि पहले सेक्शन ए लिखा 4 क्वेश्चन, फिर बी सेक्शन के 2 क्वेश्चन लिखे, फिर सी सेक्शन के 2 क्वेश्चन, फिर अपन उठा के फिर एक सेक्शन के आगे फिर से बचे हुए 4 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं करना, ये हौच पौच नहीं करना। आप एक बात समझो ना, कोई ना कोई आपकी कॉपी चेक करेगा, तो आप उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा सोच करके देखो। उसको जितना कन्वीनियंस आप दोगे, देखो फाइनली नंबर वही देने वाला है भाई, है ना, तो उसके कन्वीनियंस का भी ध्यान थोड़ा सा रख लेंगे अगर, तो बेहतरीन हमारे लिए तो होने वाला है ना भाई। क्यों कॉपी देख करके ऐसा कि वो झुंझुला आ जाए? भाई आप बहुत ही स्मूथ तरीके से लिखो। अगर आपने सेक्शन ए उठाया तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस करो ना। देखो फाइनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये जो एग्जाम होते हैं बेटा, ऐसा तो होता नहीं कि आप कुछ छोड़ने के लिए जाते। तो ये माइंडसेट तो पहले ही हटा दो कि भाई हम कुछ छोड़ेंगे, भाई नहीं आता है सर। अरे भाई ऐसा होता ही नहीं। अपन जिस तरीके से तैयारी करते हुए चल रहे इसमें ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है कि नहीं आता, सब आते हैं भाई। आपके बोर्ड के पेपर्स, आपके हाफ ईयरली के एग्जामिनेशंस के पेपर्स, आपके टर्म 1 के पेपर इस तरीके से ही डिजाइन किए जाते हैं कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये अलग की बात हो सकती है कि किसी में कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होगे, ये इतनी सी डिफरेंसेस आएगी। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये नहीं आता ये आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप जो सिलेक्शन उठा रहे हो, मतलब सेलेक्ट कर रहे हो आप अपने सेक्शन को, उस सेक्शन के पूरे क्वेश्चन एक साथ करें। अगर ऑर्डर में कर सकते हो ऑर्डर में करें, हाँ ये कर लो। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि ए सेक्शन के बाद बी ही शुरू करना है। भाई ए सेक्शन तो पहले करना ये तय है ना। उसके बाद में आपको सी डी में से जो सेक्शन उठाने का मर्जी हो वो उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। किसी किसी को लग रहा है कि भैया एक काम करते हैं ना, ये पूरा हम जो एमसीक्यूज निपटा रहे हैं उसी के साथ साथ वो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी निपटा देते, तो हाँ निपटा दो भाई, चलेगा, ऐसा कर सकते। बस एक ही सेक्शन के आधे क्वेश्चन इधर आधे क्वेश्चन उधर करने की कोशिश मत करना। वो अल्टीमेटली नंबर तो नहीं करते, लेकिन हाँ इम्प्रॉपर जरूर लगते हैं, राइट। तो चांसेस होते हैं कि नंबर छूट जाए कुछ हो, राइट। नेक्स्ट जो है बेटा जी वो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक बात समझो, मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ आया है, पढ़ करके फिर मेरे को आपको आंसर के है ना मार्किंग्स करनी, राइट। अगर मुझे
कुछ फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पर मुझे मार्क्स देना है, तो आपका अंडरलाइन टर्म काम आ जाएगा ना। अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है, राइट, तो मैं अल्टीमेटली आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, यही पूछना चाह रहा हूं ना कि भैया वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट जो है ना, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं लिखते हुए परपेंडिकुलर वाले को अंडरलाइन कर दूं। अगर परपेंडिकुलर को मैंने अंडरलाइन कर दिया तो सामने वाला समझ गया ना कि हाँ यार ये डॉट प्रोडक्ट की मैंने बात पूछी थी, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर परपेंडिकुलर होने वाला है भैया, आ गई हमारे पास में मार्किंग्स। अगर मान लो हम बात कर रहे हैं भाई, है ना, हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, अब फ्लक्स लिखते समय हमारे पास एक या दो ही पॉइंट है ना वहां पर। पहली चीज तो ये होगी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, मतलब ये काउंटिंग है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक चीज बची। उसके साथ साथ में हमारे पास में क्या बचा, जो सरफेस के, है ना, इनक्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो भाई ये दो वर्ड्स अंडरलाइन करने में क्या जा रहा है, सामने वाला क्यों पूरी थ्योरी पढ़ेगा, है ना। तो आप उसको मौका मत दो ना कि भाई आप मैंने पूरी थ्योरी पढ़ो और अगर उसमें कुछ गलती हो तो उसको काटो। भाई आप पहले से प्रेजेंट कर दो, लो भैया आपको यही पूछना था ना, ये रखो, लेकिन अब उसको फ्रेम करके रखा है। तो इसलिए भैया अंडरलाइन करना ना भूले, ये बहुत काम की चीज है। आपको मैं अभी मॉडल आंसर भी दिखाने वाला हूं टॉपर के, जिससे देख करके आपको पता चलेगा कि भैया क्या कर रहा था उन्होंने। उसके अंदर में यही सबसे बेहतरीन सी चीज रखी थी कि क्या किया, अंडरलाइन जहां जहां किया वहीं पे साइन करके और मार्क्स मिले। देखना अभी मैं दिखाने। अगला आता हूं मैं थोड़ा सा और जल्दी में कि भैया ऑलवेज डिस्क्राइब डायग्राम टर्मिनोलॉजी। भाई डायग्राम बनाने के बाद आप सोचते हो कि डायग्राम बना दिया ना, सामने वाले को समझ में आया, नहीं भाई, डायग्राम बनाने के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसके सारे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करो। अगर ई लिखा है तो साइड में लिखो कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फाई ई लिखा है तो भैया वहां पर लिखो कि ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, राइट। तो डायग्राम बनाने के साथ ही आप पैराग्राफ पे भले मत लिखो, लेकिन उसके वर्डिंग्स में तो लिख दो कि ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करें। साथ ही साथ में ध्यान रखना कि भाई जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें भी एक फैक्टर है, जरा समझिए। फाइनल एक्सप्रेशन को आप डब्बे में बंद करते हो, उसके साथ में आप यूनिट लिखोगे और ये भी नीचे में डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस पे डिपेंडेंट है। सी, अगर मेरे पास में इंटेंसिटी की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपने मान लीजिए कि आप लोगों ने लिखा जो हमारा एक्सप्रेशन कि भाई E = 1/4πε0 Q/r²। तो भाई दो फैक्टर्स नीचे लिखने में आपको कुछ नहीं जा रहा है कि भैया ये जो है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये मीडियम जो भी होगा चार्जेस का उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट। तो भाई उसके लिए बात कर लो ना भाई, मुश्किल से 3 छोटी छोटी सी लाइनें हैं, तो इसको जरूर से जरूर लिखे, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएं, है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है। ऑलराइट, ठीक। इसके साथ साथ में आपको है ना यूनिट लिखना ही लिखना है भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि भाई आप यूनिट बिना छोड़ दे कहीं पे। रफ वर्क की थोड़ी सी कहानी करते हैं हम लोग। रफ वर्क में क्या करते हैं अपन कि अपन हॉच पॉच करते हैं, मतलब पिछले पेज पे गए कहीं भी कुछ भी रफ वर्क करे जा रहे। भाई ये दिक्कत है, आप समझो। मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से शुरू से क्रॉस चेक करना बड़ा ही टिपिकल होता है। तो रफ वर्क थोड़ा प्रॉपर हो जाए तो क्या करें, आप समझिए ना। देखिए कुछ टॉपर्स को अगर आप देखेंगे तो उनका रफ वर्क करने का तरीका ये होता है कि उनने यहीं पर ऐसा लाइन बना लिया, यहाँ पे सपोज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपना रफ लिखा हुआ है और यहाँ पे रफ किया। अब ये जो रफ आप इस पेज पे करोगे वो थोड़ा सा फेयर जैसा रफ होना चाहिए, राइट। मतलब हर कुछ ही है ना गोदागादी नहीं करना, क्योंकि कॉपी खराब दिखेगी नहीं, प्रेजेंटेशन हमारा बिगड़ेगा। तो अगर यहाँ रफ करना थोड़ा अच्छा करना, है ना, थोड़े अच्छे तरीके से करना, कुछ टाइम वाइम नहीं जाता इसमें, अच्छा रफ करने में कोई टाइम नहीं जाता, ठीक है जी। अब अगर कुछ लोग होते हैं कि भैया पिछले पेज पे जाके करते, भाई उसमें टाइम तो लगता है ना, डेटा इन्फर करते समय गड़बड़ होने के भी चांसेस है। और वहां पे जब आखिरी पेज पे जाते हो तो ऐसे करते हो रफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 किधर हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर भाई नहीं करना ऐसा, ये गड़बड़ है, दोबारा से आप जाकर के क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए रफ वर्क को थोड़ा सा प्रॉपर करें जिससे कि आपको आपके आंसर्स को सॉल्व करने में हेल्प मिले। एंड द फाइनल चीज ये है कि भैया आपको होना है यहाँ पर कैसा, तो आपको कॉन्फिडेंट होकर के आंसर लिखना। मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो किसी आंसर को लिखने के लिए, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लिखो। पता है क्यों, लिखा है, पढ़ेंगे तो है ही, गलत होगा तो नंबर कटना ही है। तो भैया पहले से ही आप उनको आमंत्रण क्यों दे रहे हो। देखो एक बहुत ही बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, जहां हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, मतलब जिसका आंसर हमको परफेक्टली नहीं पता, ये इसी को कॉन्फिडेंस लो कहते हैं अपन। तो भैया वहां पे ना आपकी हैंडराइटिंग छोटी होती है। सबसे पहला काम आपका फॉन्ट साइज छोटा होना। फॉन्ट साइज छोटे होने के बाद में क्या होने लगता है कि वर्ड्स की रिपीटेशन होने लगती है, सेम वर्ड बार बार, इट्स कॉल्ड, इट्स हेंस, ये ना वर्ड्स फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाते हैं, समझ गए, है ना, दैट इज व्हाई, ये सब वर्ड्स फ्रीक्वेंटली आना शुरू होता है। इसका मतलब सामने वाला समझता है कि हैंडराइटिंग छोटी हुई, वर्ड्स रिपीट हो रहे, फिर लिख रहे, काट रहे, फिर लिख रहे, काट रहे,
मतलब अब अगली जो लाइन है उसमें कुछ ना कुछ झोलझाल है बाबा, यहां गड़बड़ है, तो वो कॉपी में ऐसे ही हाईलाइट होती है। भाई कॉपी में आप ऐसे कुछ भी हरकत करोगे, साफ सुथरी कॉपी में कहीं पे भी फॉन्ट साइज छोटा होगा दिख जाएगा, और जैसे ही दिखेगा एग्जामिनर की नजर वहीं पड़ेगी, वही वाला लाइन पड़ेगा, उसमें गड़बड़ मिलेगा, कट गया। तो मत होना नहीं होता। अगर आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस लो लग भी रहे ना तो फॉन्ट साइज को लो मत होने दो भाई, काटा पिटी मत करो, रिपीटिशन मत करो, अवॉइड करो इस चीज को। आप कॉन्फिडेंस, भाई गलत होगा तो होगा ना, लेकिन अगर इन केस मान लो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट सही है और कुछ दो एक लाइन है जिसमें हम कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंटली आपने निकाल दिया तो हो सकता है निकल जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉर्टेड तरीके से दिखा रहा हूं, जैसे एक बिल्कुल आप है ना सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, भाई मैं भी वहीं से आपको दिखा रहा हूं, टॉपर का ये आंसर शीट है जिसमें आप ध्यान से देखोगे सॉरी, तो देखो जहां जरूरत है वहां पर उन्होंने फॉर्मूले का यूज किया, बकायदा फॉर्मूले को अलग तरीके से लिख करके रखोगे, राइट। इसके बाद में देखना ये प्रॉपर तरीके से, जैसे समटाइम्स होता है कि किसी लॉ के बारे में कुछ प्रूफ के बारे में करना होता है तो हम ना उसकी स्टेटमेंट ही नहीं लिखते, ठीक है। मान लो मुझे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम कुछ काम करना है तो शुरू में गॉस थ्योरम एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात हो रही है तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम शुरुआत में गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझते, भाई एक लाइन में कर दो, उसकी स्टेटमेंट तो लिख ही दो, राइट। देखो यहां पर बकायदा स्टेटमेंट लिखने के बाद में उन्होंने इसके आंसर्स करे हैं, राइट। देखो मैंने आपको जो बोला था अंडरलाइन का, अब देखो ये पूरे पैराग्राफ में आप चेक करो कहां साइन टिक किया है, आंसर्स ये अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख करके अंडरलाइन करी, देखो यहीं पे एग्जामिनर की पेन चले भैया यहीं पे पेन, तो भाई आप यहां नहीं होता दो ना, आप बताओ ना कि आपको कौन सा आंसर और कहां पर चेक करना, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि भाई मैंने यहां बेहतरीन किया है इसी को आपको देखना है तो वहीं देखेगा ना भाई। जादूगरों से सीखो ना भैया, वो आपके ध्यान ही तो भटकाते हैं ना, उनको पता होता है कि कब आपका जो है ना दिमाग किस पॉइंट पे लगाना है और उसके बदले में कब कौन सी चीज बदल देनी है, तो वैसी कहानी यहां पर देखो बकायदा अंडरलाइन, ये पूरा अगर आप देखते हो तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरे पैराग्राफ में कि नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड, तो भैया उस पर अंडरलाइन कर दिया। यहां पर देखो आयनोस्फीयर था, आयनोस्फीयर को अंडरलाइन किया, मैंने बोला था डायग्राम को जो ये आपका फाइनल रिजल्ट है इसको बॉक्स में बंद करो, इसको बॉक्स में बंद किया है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो भैया जहां जरूरत पड़ी है वहां पर बकायदा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के बाद मैंने क्या बोला था कि भैया आप एक्सप्लेन करोगे कि ये कौन कौन सी चीज क्या क्या है, ये बकायदा देखो यहां पर लिखी हुई है, ये कौन कौन सी चीज किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साफ सुथरा आपको यहां पर दिख रहा लिखा हुआ, ऑलराइट। इसी तरीके से आप किसी भी पेज में चले जाओगे है ना, किसी भी पेज में चले जाओगे बकायदा यहां पर आपको मिलेगी, और हर बार मैं बोल रहा हूं अंडरलाइन मिलेगा आपको, अंडरलाइन मिलेगा, अंडरलाइन मिलेगा, और जहां अंडरलाइन है वहीं पे साइन चल रहा है। तो भाई अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि आपको कैसे और क्या रखना है, किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना ताकि आपको बेहतर नंबर मिले, अच्छे मार्क्स गेन कर सको। देखो भाई 60-70% लाना आसान होता, 70 के पास जैसे जैसे बढ़ने लगता है ना मार्जिन ऑफ एरर्स कम होने लगते हैं, और जहां मार्जिन ऑफ एरर्स कम होने लगता है वहां पे आप अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बारी आ जाती है आपके प्रेजेंटेशन की, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की, आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करो, उसकी बारी है, ऑलराइट। चलिए तो ये बातें आई होप कि आपको समझ में आ चुकी है, और अभी इस समय क्यों बता रहा हूं भाई, आप जनरली है ना फाइनल एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीजें देखते हो, तो भाई फाइनल एग्जाम में अभी इन एग्जामिनेशंस को इंप्लीमेंट करके देख लो भैया, ये सारे प्रयोग अभी कर लो, फाइनल में कोई प्रयोग नहीं होता, वो फाइनल है, तो इसलिए भैया सारे इंप्लीमेंटेशन अभी करके देख लो, अगर ये चीजें फ्रूटफुल लगेंगी और ये हैबिट में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आगे की तरफ बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है। तो भाई आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि अनबॉक्स 224 है ना 28 अगस्त के लिए वैलिड है बेटा, जहां पर 9 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 50% का ऑफ एंड अप टू 2 मंथ्स का एक्सटेंशन, भाई 2 मंथ्स का एक्सटेंशन अलग से और 50% का ऑफ अलग है। तो भाई अभी तक में भी अगर आपने है ना ज्वाइन नहीं किया अनअकैडमी को तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो, आप कोड यूज कर सकते हो SK05, ठीक है, आप यहां पर कोड यूज कर सकते हो सिंपली SK05 का, जिसके जरिए आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, आप रिडीम कर सकते हो ये 50% ऑफ, राइट। इसके साथ साथ हमारा विजेता बैच चल रहा है जो कि टर्म 2 के लिए है, कंप्लीट टर्म 2 के लिए ये पूरा बैच है जिसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 200 प्लस लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, क्लास नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। मोड इसका रहने वाला है इंग्लिश, आपके पूरे कंटेंट कोर्स सब कुछ होने वाला है इंग्लिश में, है ना, कम्युनिकेशन होने वाला है इंग्लिश में, राइट। इसी तरीके से भैया आपको है ना कंप्लीट
कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी, है ना, जहां पर आप कंप्लीट इंग्लिश में पीसीएमबी की तैयारी कर सकते हो। सेम विजेता बैच आपको ह्यूमैनिटीज के लिए भी मिलेगी एंड उसी तरीके से कॉमर्स के लिए भी मिलने वाली, यानी पूरी टीम तैयार है आपके लिए, है ना, आपके टर्म 2 के एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। अगर अभी तक मैं भी ज्वाइन नहीं किया तो भैया जल्दी से कर लो। एंड टर्म 1 के लिए भी एक शानदार सी चीज चल रही है, वो है अनअकैडमी वन शॉट सीरीज। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे लगातार चले आ रही है 19 अगस्त से। तो अभी तक में भाई, है ना, चाहते हो कि टर्म 1 और बेहतर हो जाए तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ये तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, इसके साथ साथ बेटा जी, है ना, सीबीएसई का स्कॉलरशिप टेस्ट चालू है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर। फटाफट से जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी चीजों के लिंक अवेलेबल है, जल्दी से क्लिक करो। एंड अब हम साथ मिलकर के बेहतरीन वाली तैयारी करते हैं, पहले टर्म 1 की, फिर करते हैं टर्म 2 की। तो मिले फिर अपने सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।